नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मेकर कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। आज मैं इस वीडियो में महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं। इसके बारे में बताऊंगा कि ये कंपनी कमाती कैसे है, ये कंपनी के बिजनेस मॉडल, ये कंपनी के प्रोडक्ट्स और ये कंपनी आने वाले कुछ सालों में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, या फिर ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कंपनी की आखिर शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये कंपनी की शुरुआत हुई थी 1945 में और इसको शुरू किया था श्री जे.सी. महिंद्रा ने और मलिक गुलाम मोहम्मद ने। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिल गई। ठीक कंपनी के 2 साल के बनने के बाद 1947 में पाकिस्तान को भी आज़ादी मिली थी और तभी पाकिस्तान से मलिक गुलाम मोहम्मद को यह न्योता आया कि आप पाकिस्तान में आ जाओ, आपको उस देश का हम फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे। और मलिक गुलाम मोहम्मद चल पड़े महिंद्रा छोड़कर, और तभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा नहीं था, महिंद्रा एंड मोहम्मद था। उसके बाद से जब मोहम्मद जी ने महिंद्रा को छोड़ दिया, उसके बाद से महिंद्रा एंड मोहम्मद का नाम हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। और तब से दोस्तों इस कंपनी ने कई सारे एक्विजिशंस किए, कई सारे कंपनियों को खरीदा। जैसे आईटी सेक्टर में कंपनी ने कदम रखा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कंपनी ने कदम रखा, ऑटो सेक्टर में कंपनी ने कदम रखा। ऐसे कई सारे सेक्टर्स हो जाएंगे जिसमें कंपनी ने कदम रखा, और उसी में मैं आज बात करने वाला हूं। महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडरी जो कि ऑटो सेक्टर की कंपनी है वो है महिंद्रा राइस, इसके बारे में। तो दोस्तों चलिए महिंद्रा राइस के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों महिंद्रा राइस सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं बनाती है, ये एक फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी बनाती है। ऐसे में दोस्तों हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और थ्रेसर जैसे कई सारे इक्विपमेंट्स हो जाएंगे। और इसमें दोस्तों ये कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, तकरीबन 41% का ये कंपनी का मार्केट शेयर है फार्मिंग इक्विपमेंट्स में। मतलब ये सेक्टर में कंपनी एक मार्केट लीडर है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले सालों में ये कंपनी ने तकरीबन 3.5 लाख यूनिट फार्मिंग इक्विपमेंट्स के बेच मारे। और ये फार्मिंग इक्विपमेंट्स का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता, ये आउट ऑफ इंडिया भी चलता है। ऐसे ही दोस्तों कंपनी फार्मिंग इक्विपमेंट्स के साथ साथ कंपनी 4 व्हीलर के पैसेंजर सेगमेंट में भी काम करती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कंपनी 2 व्हीलर के मार्केट में भी कदम रख चुकी है, कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी मार्केट में कदम रख चुकी है, और कंपनी के कई सारे ब्रांड्स भी हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करते हैं। ऐसे में दोस्तों कंपनी की अगर 4 व्हीलर मार्केट के बारे में बात करूं तो कंपनी ने ऐसे ऐसे गाड़ियां निकाल के दी इस देश को जो कि आज तक इस देश में एक अलग ही छाप छोड़ चुके हैं। जैसे कि बोलेरो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, XUV 500 हो गया। ये 3 गाड़ियों ने तो इस देश में एक अपना इतिहास रच दिया है। और इसके कई सारे सुपर फ्लॉप की गाड़ियां हैं, जैसे जाइलो हो गया, क्वांटो हो गया, वेरिटो हो गया, और अभी हाल ही में माराजो निकली जिसकी शुरुआत में सेल्स तो अच्छी रही लेकिन वापस से डाउन हो गई। ऐसे में दोस्तों ये सारी गाड़ियां इसकी सुपर फ्लॉप गाड़ियां थी। अब इसमें दोस्तों अगर मैं महिंद्रा की बोलेरो, स्कॉर्पियो के बारे में बात करूं या फिर XUV के बारे में बात करूं तो इसकी ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है कि ये गाड़ियों को मजबूर हो जाएंगे कस्टमर लेने के लिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। महिंद्रा की शुरुआत जब हुई थी तब महिंद्रा ने जीप लॉन्च किया था, और उस जीप को दोस्तों इतनी ज़बरदस्त ब्रांडिंग मिली कि मैं आपको क्या बताऊँ। हर एक मूवी में पुलिस वाले, चाहे कोई मंत्री वाले, चाहे फिर उनके बॉडीगार्ड्स वही जीप यूज करते थे। ऐसे में क्या हो गया कि लोग अपना स्टेटस दिखाते थे वो जीप खरीदकर, लोग अपना रुतबा दिखाते थे, अपनी एक हैसियत दिखाते थे। ऐसे में दोस्तों वो जो परफॉर्मेंस थी गाड़ी की वो बहुत अच्छी हो गई, जिस वजह से वही जो एडवर्टीजमेंट का ट्रैक था वही आज भी चल रहा है। जैसे कि आपने अभी सिंघम मूवी में भी देखा होगा कि सिंघम स्कॉर्पियो को गोल घुमाकर उतरते हैं, क्या वट पड़ता है। ऐसे में कई सारी पुलिस की गाड़ियां होंगी जो बोलेरो ही होती हैं या फिर स्कॉर्पियो होती हैं। आपको दोस्तों ऐसे चीजों में हार्डली इनोवा या फॉर्च्यूनर देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों कोई हीरो या फिर कोई फिल्म का डायरेक्टर ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं उठा लेता है। कंपनियां डायरेक्टर्स को बोलती है कि आप हमारी गाड़ी यूज करो, हमारी गाड़ी को ऐसे ऐसे शॉट्स दो ताकि हमारी गाड़ियों की ब्रांडिंग भी हो जाए और आपकी फिल्म भी अच्छे से बन जाए। तो ये मार्केट में दोस्तों महिंद्रा ने बहुत अच्छा हाथ जमा लिया, जिस वजह से दोस्तों बोलेरो की जबरदस्त सेल हुई। उसके बाद से दोस्तों XUV की या फिर स्कॉर्पियो की ऐसी अलग एडवर्टीजमेंट में निकली, जैसे कि रेगिस्तान की रेत का सिरा चीर कर जब शेर की तरह स्कॉर्पियो निकलता था, क्या वट पड़ता था गाड़ी का। जबरदस्त गाड़ी निकलती थी, एक तो शेर जैसा गाड़ी को लुक भी दिया गया था। ये 2-3 गाड़ियों ने जबरदस्त इतिहास रच दिया दोस्तों महिंद्रा के लिए। और मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक मार्केट में जो पैसेंजर व्हीकल्स की सेल होती है उसका 50% भी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर ये तीनों गाड़ियां दे देती होंगी तो भी कम है। जबरदस्त सेल्स है दोस्तों। डोमेस्टिक मार्केट को दोस्तों यही 3 से 4 गाड़ियां उठा के रखती है महिंद्रा के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलेरो के सेल्स के बारे में बात करूं तो आपके सामने ही फिगर है 5000, 6000, 5000, 6000 हर महीने में गाड़ी बिक जाती है। अगर मैं स्कॉर्पियो के बारे में बात करूं तो स्कॉर्पियो भी दोस्तों तकरीबन 3000 से 4000 यूनिट हर
महीने में बिक जाती है। अगर मैं एक्सयूवी के बारे में बात करूं तो ये तकरीबन 1000 से लेकर 1500 यूनिट अभी बिक रही है, जो कि कम है। लेकिन अगर मैं इनोवा क्रिस्टा के बारे में बात करूं या फिर फॉर्च्यूनर के बारे में बात करूं तो उनके सेल्स दोस्तों अभी एक्सयूवी से बढ़ गए हैं। इनोवा क्रिस्टा आपको दोस्तों हर महीने में देखने को मिलेगा कि हर महीने इनोवा 5 से लेकर 6000 यूनिट बिक जाती है। अगर फॉर्च्यूनर के बारे में बात करूं तो वो भी 1000-1500 यूनिट बिक जाती है। अब ऐसे में दोस्तों महिंद्रा ग्रुप के लिए थोड़ी चिंताजनक बात तो है, क्योंकि महिंद्रा की जब एक्सयूवी स्कॉर्पियो बोलेरो निकली थी तब इसको कंपीट करने के लिए कोई गाड़ियां नहीं थी। अब इसको कंपीट करने के लिए दर्जनों गाड़ियां निकल चुकी हैं। जब एक्सयूवी निकली थी तो इसने अपना एक अलग इतिहास रच दिया था, लेकिन एक्सयूवी को कंपीट करने के लिए टोयोटा की इनोवा आ गई है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर आ गई है, या फिर टाटा की हैरियर आ गई है। ये सारे गाड़ियों ने एक्सयूवी का सेल्स को ठप कर दिया है। ये सारी गाड़ियों की सेल्स एक्सयूवी से ज़्यादा है। ऐसे में दोस्तों अगर स्कॉर्पियो के बारे में बात करूं या फिर बोलेरो के बारे में बात करूं तो इसको दोस्तों इसी के मार्केट में तकरीबन मारुति सुजुकी की आर्टिगा ने टक्कर दे रखा है। हर महीने में आर्टिगा के 10,000 से ज़्यादा यूनिट बिक जाते हैं। मारुति सुजुकी की विटारा ब्रीजा भी दोस्तों बोलेरो से ज़्यादा बिकती है। ऐसे में दोस्तों अगर यही 3 गाड़ियों से महिंद्रा ग्रुप चलती रही तो आने वाले कुछ सालों में महिंद्रा ग्रुप के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि इंडिया के दोस्तों कस्टमर बिहेवियर को अगर हम जानेंगे तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं नहीं जानता कि कंपनियां कैसे इसको ऑब्जर्व करती हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस देश में कॉस्टिंग गाड़ियों की इफेक्टिव रहती है, लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना होता है कि जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा रुतबा। जैसे कि अगर मैं एक्सयूवी को, इनोवा को या फिर फॉर्च्यूनर को अगर 3 कैटेगरी में रखता हूं तो मुझे इन तीनों गाड़ियों के साइज लमसम एक समान देखने को मिलते हैं। इंटीरियर में भी दोस्तों मेरे को एक समान ही देखने को सब इंटीरियर्स मिलते हैं। अगर मैं एक्सयूवी को अगर मैं इनोवा के इंटीरियर से कंपेयर करूंगा तो मुझे एक्सयूवी का इंटीरियर ही बेटर लगता है। एक्सयूवी के डैशबोर्ड इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इनोवा के डैशबोर्ड उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको इन सब गाड़ियों से कंपेयर करता हूं तो ऑलमोस्ट कॉस्टिंग दोस्तों सेम ही आ जाती है। लेकिन अगर इंजन्स के बारे में बात किया जाए तो एक्सयूवी का तकरीबन 2000 से 2100 सीसी का इंजन है, तो इनोवा का या फिर फॉर्च्यूनर का तकरीबन 2700 से लेकर 3000 सीसी का इंजन है। बाकी सब कुछ सेम है। कुछ मॉडल अंतर होगा, कुछ स्पेसिफिकेशंस या फिर कुछ फैसिलिटीज अंतर होंगे इन सब गाड़ियों में, मतलब हार्डली कुछ डिफरेंस आएगा। लेकिन जहां मुझे एक्सयूवी 15 से लेकर 18 लाख में मिल जाती है, वहीं पे मैं दोस्तों उसी की तरह की गाड़ी हल्का सा मुझे कुछ स्पेसिफिकेशंस या फिर कुछ फैसिलिटी में कुछ अलग देखने को मिलेगा, उसके लिए मैं 20 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करके फॉर्च्यूनर क्यों लूँ। मतलब कि एक्सयूवी आपको 15 लाख में मिल जाएगी तो फॉर्च्यूनर आपको 30 से लेकर 35 लाख में मिलेगी, लेकिन लोग फॉर्च्यूनर लेते हैं। अगर 35 लाख की गाड़ी की सेल्स हो रही है जो कि एक्सयूवी के मुकाबले ही वैसी ही गाड़ी है, तो भाई साहब एक्सयूवी के अगर कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन एक्सयूवी की अगर कॉस्टिंग उतनी है तो रहने दो। वैसे ही अगर प्रीमियम व्हीकल्स में दोस्तों महिंद्रा ने कुछ 2-4 एक्स्ट्रा गाड़ियां निकाल दी जो कि अगर 20 लाख से भी ऊपर की कॉस्टिंग की होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर वैसी प्रीमियम व्हीकल निकाल दी तो दोस्तों आने वाले 5-10 साल महिंद्रा के लिए अच्छे से सुधर जाएंगे। कि दोस्तों बोलेरो के निकलने से पहले इस देश में 10 लाख से ऊपर की गाड़ियां मानो जैसे कि बहुत बड़ा सपना हो जाता था, लेकिन स्कॉर्पियो ने उस सपने को तोड़ दिया। 10 लाख में लॉन्च हुई स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो ने अपना अलग इतिहास रच दिया। अब 10 लाख से ऊपर की गाड़ी लेना मतलब एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी, तो उसको दोस्तों इनोवा ने, फॉर्च्यूनर ने या फिर एक्सयूवी ने मात दे दी और आगे लोग निकल गए। अब दोस्तों अभी 20 से लेकर 25 लाख की गाड़ियां लेना भी लोगों के लिए कोई आम बात नहीं है। अब लोग 35 लाख 40 लाख की गाड़ियां ले लेते हैं। BMW, मर्सिडीज बिक रही है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। ऐसे में दोस्तों अगर 20-25 लाख की भी महिंद्रा गाड़ी निकालता है और अगर प्रीमियम मार्केट में एक जबरदस्त गाड़ी लॉन्च कर देगा तो आने वाले दोस्तों 5-10 साल तो महिंद्रा के लिए यूं सुधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी हमें यह नजर रखना है कि महिंद्रा की लॉन्चेस कैसे होने हैं। जैसे कि महिंद्रा ने अभी मराजो लॉन्च की, कोई खास नहीं रहा। महिंद्रा ने ज़ाइलो लॉन्च की, कोई खास नहीं रहा। महिंद्रा ने क्वांटो, वेरिटो लॉन्च की, कोई खास नहीं रहा। ऐसे में दोस्तों महिंद्रा के लिए प्रीमियम व्हीकल्स का मार्केट जो है ना दोस्तों, वो महिंद्रा के लिए ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि बोलेरो, स्कॉर्पियो और एक्सयूवी जैसी गाड़ियाँ एक प्रीमियम व्हीकल हैं। अगर महिंद्रा महंगी गाड़ी निकालता है, प्रीमियम व्हीकल्स निकालता है, तो मेरे मानने में महिंद्रा के लिए प्रीमियम व्हीकल्स के मार्केट ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अब ऐसे में दोस्तों अगर महिंद्रा के 2 व्हीलर्स के बारे में बात करूं तो 2 व्हीलर्स का मार्केट इंडिया में दोस्तों इतना कोई खास नहीं है। अगर मैं आउट ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो कई सारे ब्रांड्स हैं महिंद्रा के, जैसे कुछ जावा हो गया, कैसे कई सारे ब्रांड्स हो जाएंगे जो 2 व्हीलर के
गाड़ियों को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऐसे दोस्तों महिंद्रा को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल जाता है। महिंद्रा की ईवीज मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया फंक्शन करती हैं। महिंद्रा के कई सारे और भी 4 व्हीलर के ब्रांड्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया फंक्शन करते हैं। वहां से दोस्तों महिंद्रा को एक मोटा रेवेन्यू मिल जाता है। महिंद्रा की रेवेन्यू का तकरीबन 49% हिस्सा आउट ऑफ इंडिया से आता है। इसीलिए दोस्तों आपको यह नजर रखना पड़ेगा कि महिंद्रा के रेवेन्यू डॉलर के प्राइस पर भी डिपेंड रहते हैं। डॉलर का प्राइस अगर 1 रुपया भी घट गया तो महिंद्रा को बहुत बड़ी मार पड़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का तकरीबन 1,02,000 करोड़ का रेवेन्यू है। इस कंपनी का प्रॉफिट तकरीबन 2300 करोड़ का है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 50,000 करोड़ का है और यह कंपनी इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मेकर कंपनी है। अब दोस्तों अब तक हमने बात किया महिंद्रा के 4 व्हीलर्स के बारे में और फार्मिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। हम अगर बात करें कितने क्वांटिटी महिंद्रा बेच देती है तो फार्मिंग इक्विपमेंट्स तकरीबन महिंद्रा 3.3 लाख यूनिट हर साल बेच देती है। तो महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल तकरीबन 6.5 से 6 लाख यूनिट हर साल बेच देती है। लेकिन अगर हम इसके अभी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो इस कंपनी का जो मैंने अभी प्रॉफिट आपको बताया 2300 करोड़ का, वो ईयर ओवर ईयर 55% से घट चुका है और जो उसके पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो भी 30-40% से घटा हुआ था। मतलब 3 साल से कंपनी के प्रॉफिट लगातार डेप्रिशिएट हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों डॉलर के प्राइस से भी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इन लोग के रेवेन्यू को। दूसरी बात तो ये कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इनके रेवेन्यू को। तीसरी बात ये कंपनी को दोस्तों यूएस चाइना का ट्रेड वॉर भी इफेक्ट कर रहा है, जैसे टाटा मोटर, टाटा स्टील, मदरसन सुमी या फिर वेदांता या फिर ये महिंद्रा, ऐसी कई सारी और भी कंपनी हमको देखने को मिल जाएंगी जिन लोगों को मार पड़ रही है या फिर यूएस चाइना के ट्रेड वॉर से। अब ऐसे में दोस्तों हम अगर इसके आने वाले कुछ सालों के बारे में बात करेंगे तो पहली बात तो ये कि जनवरी से लेकर अभी तक में एक गाड़ी बिकी नहीं है। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आने वाला है। ऑटो सेक्टर की कंपनी है, इसको उभरते उभरते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसे में कंपनी 900,000 रुपये के भाव पे थी, आज बहुत ज़्यादा कम भाव पे मिल रही है। लेकिन अभी भी ये कंपनी को उठने की कोई वजह मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि कंपनी अगर कमाती है तो कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देती है। कंपनी कमा रही है 2-4-5 हज़ार करोड़ तो कंपनी 6,000 करोड़ का तो ब्याज भर दे रही है। ऐसे में दोस्तों कंपनी पे बहुत ज़्यादा कर्ज है। आज मारुति सुजुकी इतना ग्रोथ कैसे कर पा रही है? क्योंकि मारुति सुजुकी के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं और कंपनी पे 1 रुपये का कर्ज नहीं है, जिस वजह से हमको उसका सूद प्रॉफिट देखने को मिलता है। और वहीं पर दोस्तों हमें महिंद्रा का प्रॉफिट अच्छा सा देखने को नहीं मिल रहा है जितनी इस कंपनी में कैपेबिलिटी है। इसीलिए दोस्तों महिंद्रा पे कर्ज जब तक रहेगा तब तक ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट देखने को हमको नहीं दे सकती है। दूसरी बात तो ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो आप सोचो भी मत कि गाड़ियां बिकेंगी। तीसरी बात ये कोरोना वायरस के खत्म होने के बाद भी ऐसी सिचुएशन बहुत कम आएगी कि लोग गाड़ियां लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये सेक्टर उभरेगा। कोई 1000-500 की चीज़ तो है नहीं जो लोग हर दिन लेते रहेंगे। ये 10-15 लाख की गाड़ियाँ हैं, ये लेने में लोग कई बार सोचेंगे तो वो गाड़ियों को लेंगे। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी को उभरने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करो तो 10% के से लेकर 12% तक का इस कंपनी का मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का इसके लोन के कारण हार्डली 5% का रह जाता है। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी ज़्यादा प्रेशर में चल रही है। ये कंपनी का मैनेजमेंट तो ठीक है लेकिन ये कंपनी प्रेशर में ज़्यादा चल रही है। ऐसे में दोस्तों हमको एक और बात गौर करनी चाहिए कि पिछले 3 सालों में इस कंपनी के प्रमोटर ने अपना 6.38% स्टेक बेच डाला है। भाई साहब प्रमोटर अरबपति आदमी है, उसके घर में कोई चावल गेहूं आटा दाल की कमी है नहीं जो अपना स्टेक बेचकर वो अपना पेट पाल रहा है। वो आखिर प्रमोटर इतना ज़्यादा स्टेक क्यों बेचेगा? क्योंकि कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पा रही है या फिर कंपनी की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है। ऐसे में दोस्तों हमको भी एक डाउट देखने को मिल जाता है कि कंपनी में कुछ लोचा है, क्योंकि कंपनी ऑटो सेक्टर की कंपनी है, इसको उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे में दोस्तों इस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा होगा। अब दोस्तों आज के लिए बस इतना है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसी कॉन्टेंट्स और बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।